संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज 17वां दिन है और कुछ ही देर में लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव बिल रखा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे और ये कहा जा रहा है बिल पेश होने से पहले केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक देश एक चुनाव को लेकर राज्यसभा में बयान दिया। जेपी नड्डा ने बताया कि आखिर क्यों जरूरी है एक देश एक चुनाव। कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. सीधा आपको ले चलते हैं। लोकसभा कार्यवाही चल रही है। कुछ ही देर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। Serial number 12 in today's revised list of business of Lok Sabha. Item number 13, Sri Poita Margarita. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at the serial number 13 as per today's revised list of business. Item number 14, Sri K.C. Venugopal. Sri Sogat Rai ji. Sir, I beg to present the following reports, Hindi and English versions of the Committee on Public Accounts 2024-25. Fifth report on action taken by the government. Sixth report on the action taken by the government. Seventh report on the action taken by the government. Eighth report on the action taken by the government on recommendations of the PSC in their 99th report. Ninth report on the action taken by the government on the observation recommendations of the PSC contained in their 102nd report. 17th Lok Sabha on loss of opportunity to earn additional freight and extra expenditure on haulage. तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है उसमें सरकार की ओर से अलग तर्क दिए जा रहे हैं, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कुछ और बातें की जा रही हैं। आपको बता देते हैं, दरअसल सरकार का ये कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से जो फैसला है वो प्रभावित होगा। सरकार का मानना है कि आचार संहिता लगने से विकास प्रभावित होता है, वह विपक्ष का यह कहना है कि केंद्र सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। सरकार कहती है कि बार बार चुनाव से जनता परेशान होती है, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि सरकारी पैसों की बचत की बात ही गलत है। सरकार का यह मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी पर भार कम हो जाएगा, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि बड़ी संख्या में ईवीएम की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। सरकार मानती है कि राजनीतिक पार्टियों के खर्च में भी इससे कमी आएगी, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इलेक्शन अलग अलग होने चाहिए। संवैधानिक ढांचे पर आप प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। खुलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो विरोध का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस सरकार के समर्थन में आ गई है। और क्या है एक देश एक चुनाव, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक ही बार में लोकसभा और सभी विधानसभाओं की चुनाव की योजना है। वोटर्स एक ही दिन एक ही वक्त पर लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट कास्ट कर सकते हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव इस देश में हो चुके हैं। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई थी। साल 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। 1970 के बाद एक देश एक चुनाव की जो परंपरा थी वो टूट गई और लोकसभा सीधा आपको ले चलते हैं। बिल पेश किया जा रहा है। मैं कई माननीय सदस्यों के इस विषय पर नोटिस प्राप्त हुए हैं। पूर्व में भी ये परंपरा रही है और वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी और
1979 के टाइम भी, 1981 के टाइम भी, 1986 के टाइम भी, अलग अलग संविधान संशोधन भी और अन्य विधेयक के समय भी दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए परंपरा पूर्व में रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो दल के नेता हैं वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। जब बिल विधेयक आएगा उस समय आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। It's not proper and सेपरेट होगा, सेपरेट हो, डिस्कशन होगा सर। allot me the time for only one person leaders, okay. But a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that is to be introduced separately. That is to be introduction has to be discussed, then take the other bill. Otherwise, it will be not fair as far as constitutional amendment is concerned. माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषयों पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी अलग अलग किया है, माननीय मंत्री जी ने पेश अलग किया, मैंने भी अलग अलग बोला, लेकिन चर्चा करते समय जॉइंट करने के लिए कहा है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. Number two, Mr. Speaker, sir, how is it possible under our constitutional scheme that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature? That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir,
I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं, वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप 1 मिनट प्लीज
प्लीज, एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि अमर्यादा बोली, मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी मान्य सदस्यों से बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ कल्याण, आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है, चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra-virus. And it is ultra-virus. Sir, proposed Article 83, Sub-Article 5 is just contrary to Article 83, Sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A, Sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra-virus. That is it's the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 and Sub-Article 5, unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82, Sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. No, we don't have any value. We don't have any value. Then the Election Commission of India will decide everything. Till doomsday, a party cannot remain as a ruling party. One day it will be changed. Sir, why law providing state funding
for conducting the election is not brought, every problem will be resolved. Do all elections. How many monies are being spent? All elections should be done from the state election fund. Why you are not bringing? That will be about real election reforms. This is not the election reform. Okay. It is a reform. Sir, I have not finished, sir. It is not an election. एक मिनट रूल 72 में है, लेकिन एक मिनट, हमने वॉक के समय भी सभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए ना कुछ। आपने अध्यक्ष महोदय जी, आपने शुरू में हाउस का सेंस लेकर के बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने कहा कि पहले उसका उदाहरण भी आपने दिया और दो बिल्स को एक साथ क्लब करके चर्चा का समय एक साथ करेंगे, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। साथ साथ में ये भी कहा, क्योंकि नोटिस एक पार्टी से कई नोटिस आए हैं, किसी पार्टी से नहीं आया, लेकिन विषय गंभीर है, इसीलिए अध्यक्ष ने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, अध्यक्ष जी ने ऑलरेडी कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, फ्लोर लीडर्स को इसमें मत रखने का मौका देंगे, ये अध्यक्ष ने कहा है। और ऑल द फ्लोर लीडर्स मतलब सब पॉलिटिकल पार्टी, आप सिर्फ इस संसद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। ओके, प्लीज बैठिए, अभी बुलाते हैं, आपको भी बुलाते हैं, अभी मैं रूलिंग दे रहा हूँ, अभी प्लीज आप बैठिए, आप भी रूल की किताब बैठे हो तो मैं भी रूल की किताब लेके बैठा हूँ। अभी मैं बताता हूँ इस विषय पर। पहले हाँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, आप बैठे टिप्पणी मत कीजिए। इटी मोहम्मद बशीर जी, ओके, इटी मोहम्मद प्लीज, इटी मोहम्मद बशीर, हाँ, सर, इटी मोहम्मद बशीर जी, समझ दिया आप, प्रेमचंदन जी क्लियर कर दिया सबको। चलो, इटी मोहम्मद बशीर जी, सर बेटे, सर आप समझा दिया करो सबको। इटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, I express my very strong opposition for the very presentation of this bill because of the pertinent reason. Number one, this is really an attack on the democracy and constitution and federalism of India. Sir, this amendment is implemented in some states will have tenure for less than 3 years even, which is against the vision mandate of the voters of this country. Sir, if this proposal is implemented in a way, its significance of the local issue will be undermined. That is another thing I want to point out. Because of this particular reason, I vehemently oppose this. Very good. Shri Anil Desai. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to oppose this introduction of the bill. Sir, Republic of India is a union of states. By introducing or while considering this bill, it will be a direct attack on the federalism. It will be a sort of undermining the entity of states. So basic idea of the bill, introducing the bill, is to that expenditure which goes on unabated while elections are conducted, not simultaneously, but in different phases. And it is another reason which is being given that election code of conduct which comes into operation during elections halts the developing process of the states, and that affects the country as a whole. Sir, here my basic opposition is, as I said, that legislative competence of the states should not be undermined. It's a federalism which is being practiced,
and that is the reason why I'm opposing. Only one thing I would say, that even Election Commission of India's competence itself should be checked. Election commissioners should come by way of elections. They should come with the go through the election process and get elected by the people. Because what we have witnessed during last 2 to 3 years, that whatever the decision which was given by the Election Commission in the state of Maharashtra, which is not accepted according to the democratic principles of the Constitution enshrined in the Constitution, sir. So I oppose this bill. गौरव गोगोई जी के बाद में रूलिंग दे दूं, पहले गौरव गोगोई जी बोले। सर आप बोलिए सर, चर्चा है या 72 है, आप बोलिए पहले। देखिए, ये अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उस विषय को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। नियम 72 नियम उपनियम 1 पहला परंतु वर्णित किया करता है कि यदि विधेयक पूर्व स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि विधेयक की विषय वस्तु इस सभा की विधायन क्षमता से परे है। अब सबसे पहले वक्ता माननीय मनीष तिवारी जी ने ये विषय रखा और वक्ताओं ने भी रखा, ये विधायन क्षमता से परे है। और इसीलिए जब ये विषय रखा तो मैंने इस विषय को कहा तो विधायन तो अध्यक्ष अन्य सदस्यों को विधेयक के बंदों पर अपने मत रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती, इस तहत किया। हाँ, आप गौरव गोगोई जी के बाहर जा सकते हैं, मतलब धन्यवाद सर। ये लेकिन हाँ भी जा सकते हैं, वही तो पूछ रहे। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए मैं सर ये दो जो कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो,
उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। माननीय सदस्यगण ने 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। मैंने कहा है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, कोई भी दल हो वो संक्षेप में अपनी बात रखें। चलिए इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज नगरी में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को सनातन धर्म और संस्कृति की बेमिसाल झलक देखने को मिलेगी। श्रद्धालु किसी भी रास्ते से महाकुंभ में प्रवेश करें, उनका स्वागत अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत, मां गंगा और श्रवण कुमार के द्वारा किया जाएगा। पौराणिक महत्व की 26 नक्काशीदार मूर्तियां महाकुंभ में आने वाले देसी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही हैं। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। इन मूर्तियों को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों पर स्थापित किया गया है। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं। लोकसभा एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पर चर्चा जारी है। True spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of one nation, one election bill. But I would like to quote 4. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spent was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में, ओके, आप पक्ष रखते हैं बस। No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the
the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done simultaneously, if the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and I support the bill, sir. Thank you. Asauddin Owaisi. Asauddin Owaisi. Speaker, sir. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. K. Radhakrishnan. अमराराम जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आपके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा। आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्यों को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं, वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं। और केवल इसलिए कि तानाशाही फासिस्ट जो ताकत आप रूप से विरोध 356 हो, आगे भी अगर मान लो डिजोल्व हो गया, कोई फाल्ट हो गई, सरकार गिर गई, तो उसके लिए भी आप अगर 2 साल बाद गिर गई तो 3 साल के लिए चुनाव होंगे, 1 साल बच गया तो उसके लिए होगा। इसलिए ये डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सुप्रिया सुले चर्चा कराई और आज 2 दिन बाद में उसी संविधान को तहस नहस करने के लिए बिल लेके आए हो। इसका हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध करती है। सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। सर
Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the three most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected, and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee, so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं अपनी पार्टी let him speak. दादा बेटे आपको मिला नहीं, इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए। बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी